जीसूपंथियों के हिसाब से राम सेतु मानवकृत नहीं है। वो एक नैसर्गिक प्राकृतिक नेचुरल फॉर्मेशन है। यानी उसे किसी राम ने या किसी नल ने, नील ने या वानरों ने नहीं बनाया, उसे कुदरत ने बनाया है राम सेतु को। ऐसा ओपिनियन रखते हैं जो राइसबैग्स जीसूपंथी हैं। तो मैं मेरे इस प्रेजेंटेशन के पहले ही मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं डिस्कवरी टीवी और साइंस टीवी का जो राम सेतु रिपोर्ट है, मैं उसका बिल्कुल मैं सहारा नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा? क्योंकि राम सेतु के जो पत्थर हैं उनका जो असली जो तारीख है, समय काल जो है, उसका कोई गणना नहीं किया है साइंस टीवी या डिस्कवरी टीवी के वैज्ञानिकों ने। उन्होंने सिर्फ कयास लगाया है। और अगर हम देखें तो ये जो साइंस टीवी और डिस्कवरी टीवी का जो राम सेतु रिपोर्ट था, वो आरएसएस का प्रोपोगंडा नहीं था, वो हिंदू और भारत और राम विरोधी प्रोपोगंडा था, जिसमें उन्होंने ये बताने का कोशिश किया कि राम 5000 बिफोर क्राइस्ट का नहीं, महज 2000 बिफोर क्राइस्ट का था। तो मैं इस चीज़ को, यानी साइंस टीवी और डिस्कवरी टीवी का जो रिपोर्ट है, उसको मैं बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं दूंगा। और उसको दरकिनार करते हुए मैं सारे खालिस्तानियों, साइंस जर्नी, ऑपस डेई, सोनिया गांधी, सारे वामपंथी, पोप, जॉर्ज सोरोस, स्टालिन, जगन रेड्डी, सारे जिहादी और जितने भी होप एपोलोजेटिक्स, ग्लोरी एपोलोजेटिक्स, सोल्जर ऑफ गॉड एपोलोजेटिक्स, वर्डांट क्रिश्चियन, फ्रांसिस सिलुवई और एंजल विवेक चंद्रा और गोपाल मिश्रा जैसे और दूसरे जितने भी ईसाई हैं, उनको मैं जवाब दे दूंगा। तो अब शुरू करते हैं। खैर, सबसे पहला बात जो है, आप जान लो कि यूपीए काल में, जिसे मैं सोनिया एंटोनियो माइनो रेजिम कहता हूँ, उसमें उसे वेटिकन और साउथ इंडियन चर्च ने सुपारी दिया था कि वो राम सेतु को तोड़ दें ताकि उससे हिंदू धर्म को क्षति हो। इसीलिए सोनिया एंटोनियो माइनो ने सेतु समुद्रम अभियान या प्रोजेक्ट का बहाना बनाकर उसने राम सेतु तोड़ने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा। दरअसल सेतु समुद्रम का कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी उसने राम सेतु तोड़ने के लिए ही उसने यह पूरा षड्यंत्र रचा। राम सेतु तोड़ने पर अडिग थी यूपीए और सोनिया गांधी की सरकार। तो अभी एक एक करके हम सारे देखेंगे कि किस तरीके से सोनिया गांधी ने ये सोचा कि राम सेतु को अगर वो तोड़ देगी तो हिंदू धर्म बिखर जाएगा। और उसकी ही एक नौकरानी अंबिका सोनी, जो कि नाम से हिंदू है लेकिन है राइसबैग, वो उस समय की कल्चर मिनिस्टर थी और उसी ने कोर्ट में एफिडेविट दिया कि राम सेतु मानवकृत नहीं है, यह नैसर्गिक है। और उसके बाद ही सोनिया गवर्नमेंट ने एएसआई और डीआरडीओ, इसरो और जीआईओ, इन सब गवर्नमेंट बॉडीज़ का हवाला देकर उनको फोर्स किया कि वो एफिडेविट देकर कोर्ट में कहें कि राम सेतु इज़ नॉट मैन मेड, इट इज़ नेचुरल फॉर्मेशन। तो अब हम लोग एक एक करके सारे ऑब्जेक्शंस जो हैं ईसाइयों का राम सेतु के खिलाफ, उसका हम देखेंगे। पहले तो पहला ऑब्जेक्शन है कि राम सेतु के कई कालों का गणना है। प्रोफेसर श्रीनिवासालू जो है, जो ओशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट अन्नामलाई यूनिवर्सिटी के हैं, वो कहते हैं कि राम सेतु 18,400 ईयर्स ओल्ड है, यानी सिर्फ 16,000 बिफोर क्राइस्ट। तो इसके लिए उन्होंने काफ़ी सारा रिसर्च किया है। जो राम सेतु में उन्होंने ड्रिलिंग किया, धनुषकोडी में, रामेश्वरम में, और राम सेतु का जो ढलान है उस पर उन्होंने ड्रिलिंग किया और उस पर उन्होंने ये नतीजा निकाला। फिर प्रोफेसर एशली एडम्स कहती है कि राम सेतु 1 ट्रिलियन ईयर्स ओल्ड है। प्रोफेसर नीना क्राउन कहती है कि राम सेतु 1,25,000 बिफोर क्राइस्ट है। तो मतलब ईसाई कहते हैं कि सत्य क्या है, तो मैं अभी आपको फैक्ट चेक करके सत्य बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, ये एक चीज़ जान लीजिए कि राम सेतु जो है रामायण के हिसाब से ही कुछ कुछ जगहों पर बहुत गहरा था और कुछ कुछ जगहों पर कम गहरा था, या जिसे हम अंग्रेजी में शैलो कहते हैं, वो था।
तो इसी से पता चल जाता है कि रामायण काल में राम, नल, नील और हनुमान, इनको मालूम था कि रामायण युग से भी पहले एक ज़मीन का टुकड़ा जो श्रीलंका और तमिलनाडु को जोड़ता था वो पानी के नीचे चला गया था। उसी पर ही उन्होंने राम सेतु बनाया, जिसकी वजह से कुछ जगह जो थे वहाँ वो गहरे थे और कुछ जगह जो थे वो ऊंचाई पर उतने गहरे नहीं थे। ये देखिए, अन्येन मध्यन गच्छन्ति पार्श्वतो अन्यो प्लवंगमा सलिलं प्रप्यन्ते मार्गमान्ये प्रपेदिरे केचिद वैहाय सगता सुपर्णा एव पुप्पल्लुवः। दूसरे वानर सेना के बीच में और अगल बगल में होकर चलने लगे। कितने ही वानर जल में कूद पड़ते और तैरते हुए चलते थे, दूसरे पुल का मार्ग पकड़कर जाते थे और कितने ही आकाश में उछलकर गरुड़ के समान उड़ते थे। यानी कुछ जगहों पर तो जो वानर हैं वो राम सेतु को पकड़कर उसका सहारा लेकर चल कर चले गए और कुछ लोग उस पर ही नाचते उछलते चले गए। और भी आगे देखिए, जहाँ पर राम सेतु गहरा था, गहरे पानी में था, वहाँ पर राम और लक्ष्मण को कंधों पर उठा लिया अंगद और हनुमान ने। ये देखिए, सुग्रीवस्तु तथा प्राह रामं सत्य पराक्रमं हनुमंतं त्वमारोह अंगद त्वथ लक्ष्मणः अयं हि विपुलो वीर सागरो मकरालयः वैहायसो युवो मेतो वानरो धारी यशतः। तदंतर सुग्रीव ने सत्य पराक्रमी श्री राम से कहा, वीरवर आप हनुमान के कंधे पर चढ़ जाइए और लक्ष्मण अंगद की पीठ पर सवार हो लें, क्योंकि यह मकरालय समुद्र बहुत लंबा चौड़ा है। ये दोनों वानर आकाश मार्ग से चलने वाले हैं, अतः ये ही दोनों आप दोनों भाइयों को धारण कर सकेंगे। अग्रस्तस्य सैन्यस्य श्रीमान रामः सलक्ष्मणः जगाम धन्वी धर्मात्मा सुग्रीवेण समन्वितः। इस प्रकार धनुर्धर एवं धर्मात्मा भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव के साथ उस सेना के आगे आगे चले। यानी कुछ कुछ जगहों पर राम सेतु रामायण के हिसाब से ही गहरे पानी में था और कुछ कुछ जगहों पर वह कम गहरे पानी में था। इसीलिए कहीं कहीं पर राम को कंधों पर उठाना पड़ा और कहीं कहीं पर छोटे छोटे वानर जो थे वो राम सेतु को पकड़कर अपने आप पानी में ही जो ज़मीन का जो हिस्सा पानी के नीचे था उसी पर वो चलते चलते चले गए। अब हम जानते हैं कि जो अखंड भारतवर्ष जिसे हम कहते हैं वो पहले अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, श्रीलंका अखंड भारतवर्ष खंड से जुड़ा हुआ था और फिर वही धीरे धीरे यूरेशियन प्लेनेट से जाकर मिल गया। और आज का जो परिस्थिति है, आज का जो स्थिति है अखंड भारतवर्ष का, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट का और श्रीलंका का, आज हम देखने को मिलता है। यहाँ पर चित्र में पूरा दिखाया गया कि 71 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर 10 मिलियन ईयर्स अगो तक कैसे करके उठता हुआ एशिया और यूरेशियन प्लेट से आकर मिल गया अखंड भारतवर्ष। तो यानी उस समय से ही श्रीलंका तमिलनाडु से चिपका हुआ था, तमिलनाडु का एक हिस्सा था 71 मिलियन ईयर्स अगो से ही। इसीलिए उनके बीच में जो ज़मीन था वो खंडित नहीं था, पूरा साबुत ज़मीन था। बाद में जब ग्लेशियल एज आया तो ग्लेशियल एज तक भारत का ही चिपका हुआ हिस्सा था श्रीलंका, लेकिन उसके बाद जब ग्लेशियल एज ख़त्म हो गया, आइस एज ख़त्म हो गया, सारे बर्फ़ पिघलने लग गए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में और ख़ास तौर से आइसलैंड और ग्रीनलैंड में, तो पूरे दुनिया में कम से कम 7 मीटर से लेकर 7 फुट तक पानी का स्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से श्रीलंका का और तमिलनाडु को जोड़ने वाला जो भूखंड था वो ज़मीन के नीचे चला गया। तो इसी से पता चल जाता है ये सारा घटना जो है रामायण युग से और राम के जन्म से पहले हुआ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि राम सेतु जो है, जो डूबा हुआ जो भूमिगत ज़मीन था, उसी के ऊपर बहुत ही चतुराई के साथ वैज्ञानिक ढंग से रामायण के नल नील ने राम सेतु या नल सेतु को बनाया। यानी उन्होंने देखा कि जिधर पानी कम है, ज़्यादा गहरा नहीं है, वहाँ पे पत्थर, मिट्टी, पेड़ डालकर थोड़ा ऊंचा बनाकर जल्दी जल्दी सेतु बनाकर श्रीलंका की तरफ अग्रसर हो जाए। लेकिन अभी यानी जो राम सेतु है वो पत्थर हैं जो उन रिजेस के ऊपर रखे गए थे, लेकिन हमारे जो आज के जो वैज्ञानिक हैं वो उस लाइमस्टोन शोल या सैंड बार या सी बेड में वो लोग ड्रिलिंग कर रहे हैं। तो अब अगर वो ड्रिलिंग करेंगे, ड्रिलिंग करते करते उनको 18,400 बिफोर क्राइस्ट तक का फॉसिल्स मिला है, 4 फुट के
गहराई तक। अब अगर वो 4 फुट से भी और गहरे 15 फुट तक या 15 फुट से 30 फुट तक अगर वो खोदते जाएंगे तो उनको तो 18,400 बिफोर क्राइस्ट तो क्या 1 ट्रिलियन ईयर्स ओल्ड जो फॉसिल्स थे, जब पृथ्वी बना उस समय जो फॉसिल्स बने थे वो भी मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो राम सेतु या राम सेतु का नीचे का ज़मीन जो है वो इतना राम सेतु इतना पुराना है। वो दरअसल जो ज़मीन जो पानी के नीचे चला गया उसमें ही वो खुदाई कर रहे हैं। वो इसीलिए उनको ऐसा लग रहा है। अलग अलग 18,400, कभी 1,25,000, कभी 1 ट्रिलियन ईयर्स का उनको फॉसिल्स मिल रहे हैं और वो ये कयास लगा रहे हैं कि यही राम सेतु का आयु है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट सो कॉल्ड एजुकेटेड इंटेलिजेंट साइंटिस्ट्स हैं, इनको दरअसल करना क्या चाहिए कि जो शोल है, क्या जो रिज है जो पानी के नीचे जिसके ऊपर पत्थर डाला गया था, जो पत्थर राम ने डाले थे, उन पत्थरों का कार्बन 14 डेटिंग करना चाहिए और उससे उनको पता चलेगा कि वो पत्थर कितने पुराने हैं और ये मालूम पड़ जाएगा कि क्या वो पत्थर एक पर्टिकुलर श्रृंखला में है। अगर वो सीधे श्रृंखलाबद्ध हैं तो यानी इसका मतलब साफ हो जाता है कि वो किसी मनुष्य ने वहाँ डाला है, क्योंकि पत्थर अपने आप से लाइन में सीधे कतार में कभी आके खड़े नहीं हो जाते हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट साइंटिस्ट जो है वो कर नहीं रहे हैं या वो जानबूझ के करना नहीं चाहते हैं ताकि राम सेतु का सत्य सामने ना आए। इसीलिए वो लोग दूसरी जगह खड्डा किए जा रहे और वहाँ से जो फॉसिल्स मिल रहा है, जितना पुराना मिल रहा है, वो कह रहे हैं कि ये सेतु उतना ही पुराना है और ये राम ने नहीं बनाया, ये नेचुरल फॉर्मेशन है। यही है सारा कन्फ्यूजन का आधार। क्योंकि इनका तरीका गलत है। दरअसल राम सेतु क्या है, जो अंडरग्राउंड शोल है, पानी के नीचे जो शोल है उसके ऊपर जो पत्थर रखे गए वो राम सेतु है, ना कि वो नीचे ज़मीन का टुकड़ा या जो शोल पानी के नीचे वो शोल तो पहले से ही था, राम के ज़माने से पहले से ही था। जब वो भारत और श्रीलंका को जोड़ता था, बाद में पानी के नीचे चला गया, राम ने उसी शोल के ऊपर पत्थर रखा। तो राम सेतु टेक्निकली और हिस्टोरिकली कौन सा हुआ, जो पत्थर शोल के ऊपर रखे गए वही राम सेतु हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी ये साइंटिस्ट्स हैं, ख़ास तौर से जो दक्षिण भारत के जो द्रविडियन सेपरेटिस्ट साइंटिस्ट्स जो हैं, वो जानबूझकर इस बात पर मिट्टी डालने की कोशिश कर रहे हैं कि पानी के नीचे और ऊपर में भी जो सैंड बार है उसके ऊपर पत्थर जो हैं वो एक सीधे कतार में रखे हुए हैं। इस चीज़ को वो नज़रअंदाज कर रहे हैं और वो जानबूझकर जो रिज जिसके ऊपर राम सेतु बनाया गया था उसी को राम सेतु बताकर, उसको ही पुराना काल का बताकर राम सेतु की गरिमा को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। और इसके आगे मैं और क्या कह सकता हूं। तो आप खुद ही यहाँ पर देखिए कि ज़मीन के ऊपर भी और पानी के नीचे भी कई सारे ऐसे पत्थर हैं जो रखे गए हैं एक के ऊपर एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से, और ये कभी कोई प्राकृतिक नहीं हो सकता। ये भी मैं आपको आगे के स्लाइड्स में आपको मैं बताऊंगा कि ये नैसर्गिक नहीं हो सकता, ये सिर्फ इंसान ही कर सकता है। दूसरा ऑब्जेक्शन ये है कि राम सेतु एक नैसर्गिक कोरल रीफ, शोल, लाइमस्टोन शोल, रिज, सैंड बैंक, सैंड बार, ग्रेवल बार, शोल कॉम्प्लेक्स, ट्रफ बार, लॉन्ग शोर बार, एटॉल, आइलैंड चेन, माउंटेन चेन है। यानी इतने सारे कयास लगा लिए हैं, इतने सारे टर्मिनोलॉजीज, इतने सारे कैटेगराइजेशंस कर दिए हैं राम सेतु के बारे में, ताकि किसी तरीके से भी इस कैटेगरी में नहीं तो उस कैटेगरी में डालकर राम सेतु को नैसर्गिक प्राकृतिक बता देंगे, लेकिन उसको मानवकृत साबित होने से रोकेंगे। ऐसा मुझे लगता है एक षड्यंत्र रच रहा है कुछ एक वैज्ञानिक या वैज्ञानिक समाज, ताकि हिंदू धर्म का बोलबाला ना हो। क्योंकि इनमें से कई सारे जो वैज्ञानिक हैं अभी भी डीएमके और कांग्रेस के रोटियों पर पल रहे हैं। इसीलिए इसी सिलसिले में साइंस जर्नी ने एक वीडियो भी डाला है, श्री राम सेतु, इंडियन राम सेतु वर्सेस
साइंस अमेरिकन राम सेतु, यानी इसका कहने का अर्थ ये है कि ऐसे शोल्स या सैंड बार्स पूरे पृथ्वी में ऐसे लाखों ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर नैसर्गिक शोल्स या ऐसे नैसर्गिक ब्रिज यानी प्राकृतिक ब्रिज बने हुए हैं, जैसे सेंट एग्नेस और गुक सैंडबाग सिसिली आइल्स में है, उसके बाद नोसी इरांजा में है, फिजी में है, फिर बेरिंग सी में है, तो या और इसके अलावा भी क्योटो में है, फिर कामीगुइन में है, न्यूयॉर्क में है, कॉर्नवॉल में है, मिसिसिपी में है, आर्कनसॉ में है। यानी वो लोग कहना चाहते हैं कि ये सब कुछ नैसर्गिक है, ये सब कोई इंसान ने नहीं बनाया। और साइंस जर्नी ने तो एक लिस्ट दिया है ऐसे कई सारे नैसर्गिक या नेचुरली एग्जिस्टिंग कोरल रीफ्स और शोल्स और लाइमस्टाइन शोल्स के बारे में। तो अब मैं इसका भी मैं खंडन मंडन करूँगा कि राम सेतु नैसर्गिक है कि नहीं है, कि उसको किसी इंसान ने बनाया है। तो आप देखिएगा कि ये बात मैं मानता हूँ कि कई कोरल रीफ्स हैं पृथ्वी पर, ऐसे कई नैसर्गिक पुल या सेतु बने हुए हैं पत्थरों और रेत के, पूरे आपको प्लैनेट में आपको पूरे पृथ्वी पर ऐसे मिलेंगे। तो अब फैक्ट चेक करके देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि एटॉल या कोरल रीफ या कोरल बैरियर जो है या कोरल शोल जो है वो कभी भी सीधे कतार में नहीं होता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक वोल्केनो के डूबने और फटने की वजह से होता है। इसलिए कोरल रीफ्स जो होते हैं वो अक्सर पूरे मतलब इर्रेगुलर शेप्स के होते हैं और गोलाकार शेप के होते हैं, लंबे शेप में नहीं होते, एकदम सीधे कतार में भी नहीं होते। ऐसे अगर सीधे कतार में भी हुए तो वो गोल गोल होंगे। आप देखेंगे कि जो राम सेतु है वो ऐसा जैसा आप कई सारे चक्रों का एक सीधे में खड़े हैं, ऐसा नहीं है। देखिए ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एटॉल्स का कोरल रीफ या शोल, जिसमें वो गोल गोल है लेकिन एक सीधे लाइन में है लेकिन गोल गोल है। लेकिन राम सेतु ऐसा नहीं है। राम सेतु में यहाँ तक ये धनुषकोडी का है, ये धनुषकोडी का आप देख रहे हैं। आप लेफ़्ट से आए, धनुषकोडी में आए, धनुषकोडी के में आने के बाद आपको ऐसे सैंड बार्स दिखाई देंगे। अभी आप कहेंगे कि भाई सैंड बार तो हर जगह होता है, इन्हें लॉन्ग बीच बार भी बोलते हैं, तो सब रेती है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सच है कि रेती है और 30 किलोमीटर का उसका पूरा डिस्टेंस है। मतलब ये तलाई मन्नार से में भी ऐसे इस तरीके का लॉन्ग बार्स या दिखाई देता है। लेकिन अभी आप देखिए ये जो लाल जो तीर का निशान से मैंने आपको दिखाया कि इन बालुओं के जो लॉन्ग बार्स आप बोलिए या लॉन्ग बीच बार्स बोलिए या सैंड बार्स बोलिए, उनके ऊपर या कोरल रीफ बोलिए, शोल बोलिए, लाइमस्टोन शोल बोली, उनके ऊपर भी पत्थर रखे हुए हैं। यानी कोई चाहता था कि इन सैंड बार्स या कोरल रीफ्स का हाइट बढ़ जाए, उनका लंबाई चौड़ाई बढ़ जाए, आकार बढ़ जाए, ताकि एक सेना या बहुत बड़ा दल उनके ऊपर चढ़ कर जाए। अभी आप देखिए ये नासा का सैटेलाइट इमेज है राम सेतु का, उसमें भी आप देखिए जो सैंड बार्स तो हैं लेकिन उनके ऊपर पत्थर भी रखे हुए हैं। और आप इनको देख के ही आपको पता चल जाएगा कि ये एक पुल है, ना कि कई सारे एटॉल्स या कोरल रीफ्स जो ऐसी नैसर्गिक बने हुए हैं। अभी आप दूसरा आप सैटेलाइट इमेज देखिए, ये जो हल्का सा जो लाइन ब्लूइश लाइन दिख रहा है जिसको मैंने लाल तीर से अंकित किया है, ये वो पहाड़ है या द्वीप है, सैंड बार है, कोरल रीफ है, लाइमस्टोन शोल है या क्लेस्टोन शोल है या लॉन्ग बीच बार है, जो समुद्र के नीचे है। लेकिन उसके ऊपर जो बालू है, रेती है, उसके ऊपर पत्थर किसने रखे, वहाँ पे वो पत्थर आए कहाँ से? यानी जो पत्थरों का एक पत्थरों का जो एक चट्टानों का जो क्या बोलते हैं उसको, शिखर है जो पानी के नीचे है, उसके ऊपर किसने पत्थर रखा? ये देखिए आप, रात का दृश्य है राम सेतु का, नासा सैटेलाइट इमेजरी का। उसमें भी अगर आप देखेंगे तो ये पत्थर किसने रखे, यही सबसे बड़ा सवाल है। ज़मीन का टुकड़ा पानी के नीचे है, वो उबड़ खाबड़ है, पहाड़ भी है वहाँ पर, तो इन पर्वत श्रृंखलाओं को जोड़ने के लिए उनके ऊपर पत्थर किसने रखे, वही सबसे बड़ी बात है।
और कुछ जगहों पर ऐसे नैसर्गिक लाइमस्टोन शोल्स हैं जो समुद्र तट पर अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन राम ने उनको नहीं बनाया, वो तो नैसर्गिक हैं, वो तो प्राकृतिक हैं, लेकिन उनके ऊपर पत्थर डालकर उनका आकार लंबा चौड़ा बनाया, वो राम ने किया और उसी को हम राम सेतु कहते हैं। ऐसे जो पत्थर जो मिलते हैं हमको समुद्र तट पर, उनको लाइमस्टोन शोल या क्ले स्टोन शोल बोलते हैं, और इसके ऊपर ही राम ने पत्थर डाले, इसके आगे पीछे आजू बाजू में पत्थर डालकर थोड़ा और चौड़ा करके राम सेतु बनाया। राम ने इन कोरल या इन लाइमस्टोन शोल्स को नहीं बनाया, उन्होंने राम सेतु बनाया उनके ऊपर और आजू बाजू पत्थर फेंक कर, पत्थर डालकर, वही है राम सेतु। और इसी चीज़ को आज के पता नहीं क्यों वैज्ञानिक समझ नहीं पाते या उसको जानबूझ के छुपाने की कोशिश करते हैं। तो इसी से पता चल जाता है कि जो राम सेतु है वो नैसर्गिक नहीं है, वो मानवकृत है, क्योंकि वो ज़मीन का जो टुकड़ा, पहाड़ का जो श्रृंखला जो पानी के नीचे दबा हुआ था, उसी के ऊपर आजू बाजू से पत्थर लाकर, प्यूमी स्टोन्स लाकर, पेड़ के दरख्त लाकर, रेती डालकर उसने ब्रिज का निर्माण किया, सेतु का निर्माण किया, जिसे आज हम राम सेतु कहते हैं। तो इसी से पता चल जाता है कि राम सेतु नैसर्गिक है नहीं, कभी था नहीं और हो भी नहीं सकता। अब तीसरा ऑब्जेक्शन जो है, जो ईसाई कहते हैं, वो है कि राम सेतु के जो पत्थर हैं वो रामायण युग से भी पुराने हैं। स्वाभाविक सा बात है, राम के पैदा होने से पहले भी अखंड भारतवर्ष था, श्रीलंका तो पहले से ही जुड़ा हुआ था राम के पैदा होने से पहले ही, लेकिन उसके ही पैदा होने से पहले ही वही ज़मीन का टुकड़ा भूमिगत हो गया, ज़मीन पानीगत हो गया, यानी समुद्रगत हो गया, समुद्र के नीचे चला गया। अब राम ने जब वहाँ पे पुल बनाया तो उसने जादू करके कोई पत्थर तो बनाए नहीं होंगे, उसने पत्थरों का इस्तेमाल किया, नीचे का जो पानी के नीचे जो पर्वत श्रृंखला था उनके शिखरों पर पत्थर डालकर उसने पुल बनाया। तो उसको पत्थर तो वो पैदा नहीं कर सकता था, तो उसको कहीं से तो पत्थर लाना होगा, तो इसलिए उसने आसपास के इलाकों से, पहाड़ों से, जंगलों से, तट से, या हो सकता है कि समुद्र के अंदर ही जो पहाड़ है उनको ही ऊपर उठाकर उसने उसके ऊपर उनके साथ थोड़ा रेत और थोड़ा सा पेड़ों का दरख्त डालकर पुल बनाया। तो स्वाभाविक बात है, जब ये सब पत्थर, पथरीले सामग्री राम के पैदा होने से पहले ही सृष्टि में थे, तो उनका तो उम्र राम से और रामायण काल से ज़्यादा होगा ही, ये तो स्वाभाविक सा बात है। तो इसमें इतना कयास लगाने का क्या बात है? इसमें राम ने अपने से भी ज़्यादा पुराने पत्थरों से राम सेतु बनाया। राम पैदा हुआ 5114 बिफोर क्राइस्ट और उसने उसी समय के आसपास ही राम सेतु बनाया, लेकिन उसने जो सामग्री यानी पत्थरों का इस्तेमाल किया वो तो कई मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन ईयर्स, हज़ारों साल पहले के हैं, पुराने हैं। इसीलिए जो आज के जो वैज्ञानिक हैं, गवर्गंड वैज्ञानिक हैं, वो लोग उन पत्थरों का कार्बन 14 डेटिंग करते हैं या उस सी बेड का डेटिंग करते हैं। वो बोलते हैं कि ये पत्थर तो बहुत पुराने हैं, तो ये राम ने नहीं बनाया होगा। नहीं, उसने तो उन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल किया, लेकिन पत्थर रखे गए हैं उन जगहों पर श्रृंखलाबद्ध तरीके से। इसी से पता चल जाता है कि पुराने पत्थरों से ही राम सेतु बनाया। राम ने तो कोई मैजिक करके पत्थर नहीं निकाला, उसने मुंह से तो पत्थर नहीं निकाला होगा, उसने कहीं से तो पत्थर उठाया होगा, और वो पत्थर तो पुराने पत्थर ही हैं। तो इसीलिए जो डेटिंग करने पर जो आपको पत्थरों का डेट्स मिल रहा है वो रामायण काल से और राम से पहले का है। तो इसमें उतना कोई चौकन्ना होने वाली कोई बात नहीं है। अब ये इस चीज़ को कौन समझाए? और दूसरी गलती ये कर रहे हैं कि वो उन पत्थरों का, जब तुम लोग टेस्टिंग कर रहे हो तो तुम लोग पत्थरों का जो श्रृंखलाबद्ध तरीके से जिस पैटर्न से रखा गया है उस बात को तुम क्यों दबा रहे हो, उसको तुम क्यों नज़रअंदाज कर रहे हो? इसी से पता चलता है कि वैज्ञानिक समुदाय में भी एक तरीके का गहरा साजिश चल रहा है हिंदुत्व के खिलाफ, जिसकी वजह से वो लोग सत्य को नहीं बोल रहे हैं। रेडियो एक्टिव डेटिंग जो कर रहे हैं वो सी बेड का कर रहे हैं। ठीक है, तूने पत्थरों का रेडियो एक्टिव डेटिंग किया, लेकिन तू उनका श्रृंखला तो देख, किस तरीके से रखे हुए हैं वो तो देख। अगर पुराने पत्थर हैं भी तो तुम इससे कैसे साबित कर सकते हो कि राम सेतु मानवकृत नहीं है, जबकि वो पूरा मानवकृत दिख रहा है।
क्योंकि वो एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से रखा हुआ है। खैर आगे चलते हैं। फिर कुछ वैज्ञानिक है वो कहते हैं कि जो पत्थरों के नीचे जो कोरल और बालू हैं वो उसमें कोरल जो है वो ज़्यादा पुराना है और बालू बहुत बाद का है। तो इसका भी हम फैक्ट चेकिंग कर लेते हैं। अब वो जो कोरल रीफ जो है जो ज़मीन के पानी के नीचे चला गया है वो रामायण काल से पहले से ही पानी के नीचे चला गया। ठीक है, तो स्वाभाविक बात है, तो जो कोरल्स बने हैं, जो लाइमस्टोन शोल्स बने हैं पानी के नीचे, वो लोग लहरों के साथ जो बालू आए हैं उनको वो पकड़ लेंगे, वो लोग उस बालू उसमें अटक जाएंगे और एक बार बालू अटकता है तो उसके साथ साथ कई सारे कण अटकते चले जाते हैं। तो स्वाभाविक सा बात है कि जो पानीगत कोरल रीफ है वो रामायण काल से भी पहले से बालुओं को ट्रैप करते आ रहा है। इसीलिए जो कोरल रीफ्स जो हैं वो ज़्यादा पुराने हैं और चूंकि अभी वो जो बालुओं को सेडिमेंट्स को ट्रैप करने का जो प्रक्रिया अभी भी चल रहा है, इसीलिए जो रेतों का जो स्तर कोरल रीफ से चिपके हुए हैं वो उनमें से कई सारे रेती के स्तर नवीन हैं, अर्वाचीन हैं, प्राचीन भी हैं और अर्वाचीन भी हैं। तो इतना एक साधारण सा फिज़िक्स का बात इतने बड़े बड़े आईआईटी और हार्वर्ड के साइंटिस्ट समझ नहीं सकते? ये तो असंभव बात लगता है। ये ज़रूर इनको समझ में आता है लेकिन वो बोलना नहीं चाहते ताकि राम सेतु का कहीं गुणगान ना हो जाए। अभी भी राम सेतु के बनने के बाद भी उसके ऊपर काई, उसके ऊपर कोरल, उसके ऊपर रेती जमा हो रहे हैं, लेकिन वो जो पत्थर रखे हुए हैं जिस श्रृंखलाबद्ध तरीके से, उसका क्या, उसका कोई जवाब नहीं है। वो पत्थर उस श्रृंखलाबद्ध तरीके से ही अभी भी हैं। हाँ, एक बार सुनामी में वो टूट गया, एक बार राम ने भी तोड़ दिया, लेकिन बाकी सारे पत्थर श्रृंखलाबद्ध तरीके से ही हैं, जैसे एक पुल बनाने में होता है। उसका जवाब किसी भी वैज्ञानिक के पास नहीं है और कभी होगा भी नहीं। अगर हम ये बोले भी कि जो रेती पुराना है या कोरल पुराना है, उससे आप पत्थरों के श्रृंखलाबद्धता को आप समझा नहीं सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये हो गया एक और ऑब्जेक्शन का जवाब। अब हम और आगे चलते हैं, तब तक आप देखिए किस तरीके से पत्थर जो हैं वो श्रृंखलाबद्ध तरीके से हैं। ये आराम से कोई भी आदमी चित्र में देख सकता है। खैर ये तो हुआ, एक और चीज़ और भी है, जैसे कुछ और ऑब्जेक्शंस भी हैं राम सेतु के ऊपर। जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि जो राम सेतु का जो कोरल्स हैं वो बहुत प्राचीन कोरल्स थे, उन्होंने नए पत्थरों को पूरी तरीके से ढक दिया। तो अब ये तो एक और उलझुल बात कर रहे हैं ये वैज्ञानिक। मैंने पहले ही आपको बताया कि वो कोरल रीफ्स तो तब रामायण से भी पहले के ज़माने के हैं, ट्रिलियन ईयर्स ओल्ड हैं, क्योंकि उस समय पानी का स्तर जब बढ़ गया तो जो सारे पत्थर और पहाड़ नीचे चले गए, उनके ऊपर कोरल्स जम गए और कोरल फंगस की तरह, जंग की तरह बढ़ते हैं। अब ये एक भाई साहब हैं द वायर के CP राजेंद्रन, इन्होंने ये बात उठाया कि कोरल रीफ्स जो हैं वो पत्थरों पर काई की तरह जम गए हैं। बिल्कुल सही बात बोला उसने। अभी मैं आपको एक चित्र के जरिए समझाता हूँ कि ये पूरा कांड है क्या। आप जानते हैं कि कोरल जो होता है वो जंग या काई की तरह फैलता रहता है। तो अब समझिए कि कोरल रीफ के ऊपर राम ने पत्थर डालकर राम सेतु बनाया। ठीक है, आगे चलकर उस पत्थर को दाएं बाएं ऊपर नीचे आजू बाजू चारों तरफ से नीचे का जो कोरल है वो और उसके साथ साथ जो बालू और जो काई है वो चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो अब स्वाभाविक बात है कि वो जो पत्थर होगा जो राम ने राम सेतु बनाने के लिए कोरल रीफ के ऊपर डाला होगा, उसके ऊपर कई सारा कोरल, कई सारा रेती और कई सारा काई
जम गया जाएगा, ये तो जमेगा ही। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे क्या आप इस चीज़ को मना कर सकते हो कि रामायण काल में जो राम सेतु के जो पत्थर हैं उनको जो श्रृंखलाबद्ध तरीके से डाला गया है, क्या आप इस चीज़ को आप नज़रअंदाज या नकार सकते हो? नहीं। उसके बाद कुछ लोग ये कहते हैं कि राम सेतु के ऊपर इतना सारा काई क्यों है? तो भाई 5000 साल ईसा पूर्व बनाया गया राम सेतु, तो उसके ऊपर काई जमना, उसके ऊपर कोरल जमना, उसके ऊपर बालू जमना, ये तो स्वाभाविक बात है। लेकिन वो पत्थर तो अभी के अभी हैं। इनफैक्ट इन सब चीज़ों की वजह से वो पत्थरों का पोजीशन उधर और इंटैक्ट हो गया है, और इसीलिए हम लोग देख सकते हैं कि वो एक श्रृंखलाबद्ध, एक पैटर्न तरीके से रखा हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि राम सेतु मानवकृत है, वो नैसर्गिक हो ही नहीं सकता, नैसर्गिक है भी नहीं। तो ये एक और ऑब्जेक्शन का मैंने काफ़ी रिसर्च करके इसका मैंने निराकरण किया है। अब अगर ईश्वर ने चाहा तो आगे का भी हम लोग देख लेंगे। तो खैर अभी तो हम लोग यहीं पे हम लोग समझ जाते हैं कि राम सेतु के जो पत्थर हैं, आप अगर राम सेतु के ऊपर चलें या उनको सैटेलाइट इमेजरी भी करें तो आपको दिखाई देगा कि श्रृंखलाबद्ध तरीके से पत्थर रखे हुए हैं, गहरे और कम गहरे स्थानों पर, सैंड बार्स पर, कोरल रीफ्स पर और लाइमस्टोन शोल्स पर। जैसा राम को कोई ऑब्स्टेकल दिखाई दिया उसके आसपास पत्थर डालकर वो आगे बढ़ता गया, और इसी तरीके से राम सेतु बना है, और इसी रूप में आज भी हम राम सेतु को देखते हैं। अब छठा ऑब्जेक्शन जो है ईसाइयों का, वो ये कहते हैं कि जिस रेगुलर या लीनियर फॉर्मेट में सीधे तरीके से पत्थर रखे गए हैं, वैसे तो हमको कई सारे ऐसे जगह मिलते हैं जहाँ पे अजीबोगरीब तरीके से पत्थर रखे हुए हैं। तो ऐसे कुदरती करिश्मे तो बहुत होते हैं, तो राम सेतु भी वैसा है। तो इसके लिए वो कहते हैं बर्मा में बुद्धा हेयर रॉक, जो आप देख सकते हैं चित्र में, एक छोटे से चट्टान के ऊपर इतना बड़ा पत्थर रखा हो, बैलेंस किया हुआ है। और फिर एक और है कार्तोवास काला, स्लोवाकिया में, ठीक वैसे ही एक चोटी के ऊपर पत्थर बैलेंस है। तमिलनाडु में भी कृष्णा वाटरबॉल देखने को मिलता है, ठीक वैसे ही। और फिर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में अल नासला नाम का एक पत्थर है जो बीच से ऐसे कटा हुआ है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने लेज़र से उसको काटा है। तो ऐसा हो सकता है कि राम सेतु भी एक नैसर्गिक चमत्कार हो। ये सारे जो रॉक फॉर्मेशन से ये एनोमलीज हैं, ये विडंबनाएं हैं। ये एक ही इलाके में वैसा ही एक ही पत्थर है, अजूबा है। लेकिन राम सेतु में वैसा नहीं है। राम सेतु में एक ही जगह, यानी धनुषकोडी से लेकर तलाई मन्नार तक सारे पत्थर, सारे के सारे पत्थर श्रृंखलाबद्ध तरीके से हैं। अगर एक पत्थर होता तो मैं मान लेता था कि भाई एक पत्थर है, लेकिन इतने सारे हजारों पत्थर श्रृंखलाबद्ध तरीके से कैसे आए? ये कोई विडंबना नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, ये मानव का कार्य है। फिर सातवां ऑब्जेक्शन देखते हैं कि राम सेतु के ऊपर कोई मानव सभ्यता नहीं मिला। ये एक ASI एफिडेविट था सोनिया एंटोनियो माइनो गांधी रेजिम के समय, राज के समय, जिसमें ASI वालों ने कहा कोर्ट में कि राम सेतु के ऊपर कोई इंसान के रहने, बस्ती का प्रमाण नहीं मिला है, इंसान के रहने का प्रमाण नहीं मिला है, इसलिए वो नैसर्गिक है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज से 1000 साल बाद जब लोग वर्ली बैंड्रा सी लिंक, जिसे कांग्रेस ने ही बनाया है, वो देखेंगे तो वो उस पर भी तो कोई मानव बस्ती नहीं है, इंसानों का रहने का कोई जगह स्थान नहीं है, रहीवास नहीं है, तो वो ये कहेंगे कि ये नैसर्गिक है, मानवकृत नहीं है। वैसे ही राम सेतु बनाया गया था राम और वानरों द्वारा धड़ाधड़ लंका में प्रवेश करके राक्षसों और रावणों से लड़ने के लिए। उन्होंने राम सेतु इसलिए नहीं बनाया कि वहाँ पे वो हाट खोलेंगे या कोई ड्रीम सिटी बनाएंगे या सी फेस बिल्डिंग्स बनाएंगे या वहाँ पर बाज़ार खोलने के लिए या कोई कमर्शियल हब बनाने के लिए नहीं खोला था उन्होंने। खैर, इतने सारे सवालों का मैंने जवाब दे दिया।
साइंस जर्नी जैसे चूतिए लोगों का। अभी मैं कुछ फाइनल सवाल पूछना चाहता हूँ इन एंटी हिंदू इंटेलेक्चुअल्स को राम सेतु के बारे में। मैं इन हिंदू विरोधी बुद्धिजीवियों से कुछ एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो ये कहते हैं कि राम सेतु मानवकृत नहीं है। मेरे इन सवालों का आप जवाब दे दीजिए और इसी से राम सेतु का रहस्य का खुलासा हो जाएगा। कृपया करके मुझे पहले बताइए कि इतने सारे संख्या में प्यूमिस लावा स्टोन्स, बड़े बड़े पत्थर और चट्टान एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से जो पानीगत लाइमस्टोन शोल या कोरल रीफ या सैंड बार उसके ऊपर आया कहाँ से? श्रृंखलाबद्ध तरीके से कैसे आया? हैफर्ड या अतरंगी तरीके से क्यों नहीं? एकदम पूरे श्रृंखलाबद्ध तरीके से इतने सारे पत्थर कैसे आए? क्या ये पत्थर अपने आप हवा में या पानी में तैरते हुए या मचलते हुए या ड्रिफ्ट होते हुए आ गए, बहकर आ गए? या इन पत्थरों में कोई चुंबकीय शक्ति था कि सब आकर एक ही जगह इकट्ठे हो गए, एक के ऊपर एक के आजू बाजू में आ गए? या ऐसा हुआ कि परजीवियों ने उनको वहाँ पे रखा? या ऐसा हुआ कि भूत प्रेत ने वहाँ पे रखा? या ऐसा हुआ कि पहाड़ों ने अपने पत्थर खुद काटकर ऊपर सजाकर चले गए? ऐसा हुआ? तो कैसा हुआ? इसका कोई जवाब है इन हिंदू विरोधी बुद्धिजीवियों के पास? बिल्कुल नहीं है। इतने सारे पत्थर एक साथ श्रृंखलाबद्ध तरीके से ऑलमोस्ट सीधे लाइन में, और वो भी कभी कभी जगह पर बल खाते हुए कि जो शैलो और डीप वाटर्स का डिफ्रेंसिएशन करते हुए पत्थर आए कैसे उस पैटर्न में? कोई जवाब नहीं है। इतने सारे पत्थर एक जगह पर इस तरीके से नहीं आ सकते। एक तो समझ में आता है, मुट्ठी भर पत्थर समझ में आता है, लेकिन इतने सारे पत्थर इतने भारी तादाद में, ये इंसानों का ही कारसानी है। ये कुदरती करिश्मा बिल्कुल नहीं है, कोई जादू टोना या एलियंस द्वारा किया हुआ चीज़ नहीं है, या कोई ये न्यू टेक्नोलॉजी से मॉडर्न ह्यूमंस ने नहीं बनाया। और दूसरी बात कि कोरल रीफ्स जो है वो अक्सर गोल गोल होते हैं और वो सीधे कतार में नहीं होते। अगर सीधे कतार में भी होते हैं तो एक एक कोरल रीफ खुद में गोल गोल चरकी जैसा होता है। तो राम सेतु में ही ऐसा हुआ कि कोरल रीफ सब एक से एक के साथ एक जुड़े हुए और सब सीधे कतार में, सीधे लाइन में। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है कि कुदरत अपना नियम बदल दे, कोरल रीफ्स अपना नियम बनने का नियम बदल दे और गोलाकार तो छोड़िए, एक सीध में हो गए, मतलब एक से एक के साथ एक जुड़े हुए एक सीधी रेखा में हो गए कोरल रीफ्स। ऐसे तो कभी कोरल रीफ्स होते नहीं हैं। और दूसरी बात, ये जो बुद्धिजीवी हैं वो जानते हैं कि पानी के नीचे कई सारे पर्वत श्रृंखला है और रिजेस हैं, तो उसको वो क्यों राम सेतु बोल रहे हैं? राम सेतु तो वो नहीं है। राम सेतु तो उनके ऊपर रखा हुआ पत्थर राम सेतु है। तो ये झूठ क्यों बोल रहे हैं ये वैज्ञानिक? और उन पर्वत श्रृंखलाओं में ड्रिलिंग क्यों कर रहे हैं? और सी बेड या सी फ्लोर में, ओशन बेड में क्यों ड्रिलिंग कर रहे हैं? वो लोग इन पत्थरों के श्रृंखलाओं को क्यों नहीं देख रहे हैं? वो इन पत्थरों का कार्बन डेटिंग कर रहे हैं, ठीक है, उनका करो, लेकिन पत्थर श्रृंखलाओं को आप क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं? मैं जो गलत नहीं हूँ इसी से पता चलता है, क्योंकि मोदी ने 2017 में द्वारका एक्सप्लोरर डॉक्टर आलोक त्रिपाठी को राम सेतु अंडर वाटर सर्वे करने को कहा, और उन्होंने भी यही कहा कि अगर पत्थर उन पर्वत श्रृंखलाओं पर एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से रखे गए हैं, सुनियोजित ढंग से रखे गए हैं, तो इसी से पता चलता है कि राम सेतु मैनमेड है, नेचुरल फॉर्मेशन नहीं है। और ये जो उनका कथन है, ये इंटरव्यू का यहाँ पे मैंने लिंक भी दिया हुआ है जो स्क्रोल में छपा था। और जो नासा का जो इमेजेस है वो भी दिखा रहा है कि पानी के नीचे जो रिजेस, शोल्स जो हैं, सैंड बार्स हैं, उनके ऊपर पत्थर रखे हुए हैं, वो भी श्रृंखलाबद्ध तरीके से। मैं बार बार बोल कर शायद मेरे मुंह से खून निकलने लग जाए, लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा ही, ताकि इन ईसाइयों और वैटिकन के दलालों का जो झूठा प्रोपेगेंडा है उस पर हम हिंदू थूक सकें। ये देखिए,
नासा का इमेजेस, इससे भी पता चलता है कि श्रृंखलाबद्ध तरीके से पत्थर रखे गए। इन सब चीज़ों से, यानी एक ही चीज़ श्रृंखलाबद्ध तरीके से पत्थरों के होने की वजह से ये प्रमाणित होता है कि राम सेतु मानवकृत है, राम द्वारा बनाया हुआ है, कोई नैसर्गिक, कुदरती, प्राकृतिक करिश्मा नहीं है। राम सेतु को राम ने, नल ने, नील ने, हनुमान ने और वानरों ने ही बनाया अपने कर कमलों से। इसीलिए राम सेतु भारतीय पौरुष का कालजयी प्रमाण है। और तो और मोदी सरकार के एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये भी कहा कि राम सेतु इज़ एन इंजीनियरिंग मार्वल ऑफ एंशंट इंडिया। ऐसा बोलने वाले मोदी के HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल हैं, और उन्होंने ये बयान 28 अगस्त 2019 को दिया था। अब देखिए विडंबना, देखिए कि ASI ने 2017 में कहा कि राम सेतु नैसर्गिक है, मैनमेड नहीं है, और 2010 में कहा, 2007 में कहा, और 2017 में से लेकर 2021 तक मोदी ने राम सेतु का अंडर वाटर सर्वे करवाया। तो बिना कोई अंडर वाटर सर्वे किए कैसे ASI ने कह दिया कि राम सेतु इंसानों द्वारा बनाया हुआ नहीं है? किसके दबाव में आकर ऐसा चुतिया बात बोला ASI ने, जबकि उन लोगों ने कोई अंडर वाटर सर्वे किया ही नहीं था 2007 से लेकर 2010 के बीच में। वो तो 2017 से 2021 के बीच में बाद में मोदी ने करवाया, ASI को बोला कि अंडर वाटर सर्वे करो, और बिना किसी एम्पेरिकल एविडेंस के सोनिया एंटोनियो माइनो, अंबिका सोनी और ASI ने जाके बोल दिया कि राम सेतु नेचुरल फॉर्मेशन है तो हम इसे तोड़ेंगे। यानी ये एक सोचा समझा साजिश था हिंदू धर्म के आस्था पर आक्रमण करने के लिए ईसाइयों द्वारा, लेकिन उसमें वो कुतिया विफल हो गई। हिंदुओं ने पूरे देश में राम सेतु को बचाने के लिए उन्होंने राम सेतु रक्षा मंच और अभियान शुरू किया, और उसकी वजह से सोनिया एंटोनियो माइनो गांधी को डर लगने लगा कि इलेक्शन हार जाएगी, हिंदू उसके खिलाफ हो जाएंगे, हिंदू सारे एकजुट हो जाएंगे बीजेपी के साथ। इसीलिए डर कर उसने राम सेतु को तोड़ने का जो उसका गंदा साजिश था उसको बंद किया, और सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट को उसने ठंडे बस्ते में डाल दिया। लेकिन फिर से ये हरामी जो ईसाई हैं वो फिर से राम सेतु तोड़ने की बात कर रहे हैं, और मोदी ये नहीं करना चाहता। वो सोच रहे हैं कि मोदी के ऊपर दबाव डालेंगे तो मोदी झुक जाएगा। जिसने राम मंदिर बनवाया वो राम सेतु तोड़ेगा? कुत्तों! इसीलिए मैं कहता हूँ बीच का उंगली दिखाओ ईसाइयों और जीसुपंथियों को, और अपने धर्म पर ही रहो, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। इस बात को चरितार्थ किया है इतिहास ने।